नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको उसके कुछ दृश्य दिखा देते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमान के साथ जुड़ते हैं। ये वहाँ के विजुअल्स आ रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ के जो इनके प्रत्याशी हैं लल्लू जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और सड़क के दोनों ओर आप देख रहे हैं क्या वहाँ का दृश्य है साहब। ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या ने ही पलक पावड़े बिछा दिए हैं उनके लिए। चलिए सीधे जुड़ते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के साथ और फिर नमस्कार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। नमस्कार। जाहिर है आपकी नज़र इस समय अयोध्या पर भी है और प्रधानमंत्री की जो 3-4 जनसभाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उन पर भी रही होगी। क्या कहते हैं ये सीन देख कर के, जो मैं और मेरे साथ-साथ हजारों लाखों लोग इस समय देख रहे हैं, अवध नगरी ने जिस तरीके से उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, केवल अयोध्या के लिए तो ये रोड शो नहीं है, कम से कम जितना मैं समझता हूँ। सर देखिए, अगर हम लोगों को जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो जरा हमें संदर्भ में देखना चाहिए विषयों को, ताकि दर्शकों को समझ में आ सके। टीवी चैनलों में दिन भर डिबेट होती है, लेकिन किसी दर्शक को संदर्भ के साथ कोई किसी विषय पर जानकारी देने की उनकी प्रवृत्ति, उनका सिस्टम है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर देखें, पिछले 10 सालों में ये 5वां चुनाव है। तीसरा लोकसभा चुनाव है और 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2017 में और 2022 में। और पहला लोकसभा चुनाव 2013 में और 2014 में, दूसरा 2019 में और तीसरा 2024 में हो रहा है। पांचों चुनाव में एक बात ये रही है कि साहब, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लखनऊ से होके जाता है। तो यदि अगर बीजेपी को रोक लिया जाए उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली में इनको सत्ता से आने से रोका जा सकता है। और ये 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो चुका है। बीजेपी की सीटें घट के 19-18 पे आ गई थी 2004 में। तो हर बार कोई ना कोई एक नया षड्यंत्र रचा जाता है, एक फेक नैरेटिव गढ़ा जाता है, झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं। 2017 में जाट नाराज थे, 2019 में फिर जाट नाराज हो गए, 2022 में भी जाट नाराज हो गए, इस बार ठाकुर नाराज हो गए, 2022 में ब्राह्मण भी नाराज थे। तो कुछ ना कुछ कहानी गढ़ी जाती है। लेकिन भारत के इतिहास में इतना गंदा लोकसभा चुनाव इसलिए है इस बार कि ये अपोजिशन पार्टी द्वारा विदेशी ताकतों के इशारे पे इतने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जैसे एकाएक नोएडा, दिल्ली के 100 स्कूलों में ये रशिया से मेल आना कि साहब इन स्कूलों में बॉम्ब प्लांट किया गया है। जरा सोचिए, एक स्कूल में औसत संख्या छात्रों की 1000 है और उनके 2 पेरेंट्स, तो आपने कम से कम जो है सड़क पे 2.5-3 लाख की भीड़ के आने की व्यवस्था कर दी थी। तो वो भी वर्किंग डे था। नोएडा में, दिल्ली में उस समय ट्रैफिक क्या होता है आप जानते हैं, पीक आवर ट्रैफिक था। आपने स्टैम्पीड या केओस, अराजकता पैदा करने का पूरी व्यवस्था कर दी थी। और लेकिन दिल्ली और नोएडा की पुलिस ने कुशलता से इसको संभाल लिया, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया
और कुछ ही घंटों में सारा मामला शांत हो गया। उसके बाद आता है आपका फर्रुखाबाद में केंद्रीय जो लॉ मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद कि साहब, उनकी बहन कहती है वोट जिहाद। उसके बाद जो है एक जो एस्ट्राजेनिका एक फर्म है ब्रिटिश, जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, उसने एकाएक पता नहीं उसको कहां से ये आकाशवाणी ही उसको ऐलान हुआ, उसने ब्रिटेन की हाई कोर्ट में कहा कि साहब इस वैक्सीन में कुछ साइड इफेक्ट थे, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। और तुरंत यहाँ पे अपोजिशन एक्टिव हो गया और अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए और कहा साहब जो है कि इन्होंने तो जो है ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई उससे पैसा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड में। किसी ने ये साधारण सी बात नहीं बताई कि वैक्सीन की जो ड्यूरेशन था आपके शरीर में प्रभावी रहने का, जो उसकी समय सीमा थी, वो मात्र 6 महीने थी। यानी 6 महीने आपके शरीर में इतनी इम्यूनिटी आ जाएगी कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा जिसने वैक्सीन लगा रखी है। और आज विपक्ष ये चाहता है कि लोग बैकडेट में मर जाएं। अगर 2022 में आपने वैक्सीन लगवाई है तो 2024 में आप मर जाए, लेकिन 2022 से मरे हुए दिखाई जाए। अखिलेश यादव ने यहां तक मांग कर डाली कि साहब जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनका फ्री में इलाज कराया जाए, उनका कार्डियक टेस्ट कराया जाए, उनका ईसीजी फ्री किया जाए। अरे भाई, जब कोई आएगा अस्पतालों में अपना ईसीजी कराने तो सरकार में व्यवस्था है, वो ईसीजी होगा। लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बनाने की क्या तुक है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने आज से 2 साल पहले ये बयान दिया था, जिसका सीधा सीधा फायदा अमेरिकी कंपनी फाइजर को हुआ था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। लेकिन ये बात मीडिया में लोगों को नहीं बताई गई कि भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसने विश्व की 3 ताकतों से लोहा लिया। पहली है फार्मा लॉबी, जो अमेरिका जिसके बल पे अमेरिका दुनिया में राज करता है। तीसरा है आर्म्स लॉबी, जिसका दुनिया में राज है। और तीसरा है ये आपका आर्म्स लॉबी। तो ये जो है, सॉरी, ऑयल लॉबी। ऑयल लॉबी का इंडिया ने मुकाबला किया। यूक्रेन में वॉर हुआ पूरे, और यूरोप ने अमेरिका में सैंक्शन लगाई। भारत ने वहां से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा, आज भी जारी है। फरवरी 2022 में रूस ने हमला किया था यूक्रेन में। हमने वहां से आयात ही नहीं किया, बल्कि उस वहां से आयात क्रूड को हमने डीजल और पेट्रोल में रिफाइन करके यूरोप को बेचा। अमेरिका का दबाव था कि आप रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदेंगे, हमने खरीदा। टर्की ने खरीदा, टर्की पे सैंक्शन लगा दिया, लेकिन हमने खरीदा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। हमने वैक्सीन बनाई और कुछ समय के लिए अमेरिका ने उस वैक्सीन के कुछ इंग्रेडिएंट के इंडिया को एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, बाद में हटानी पड़ी। तो इतना कुछ हो चुका है और उसके बावजूद भी अभी कितने षड्यंत्र सामने आना बाकी हैं। इस सब के संदर्भ में आप देखिए, 73 साल का वृद्ध व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत का, एक दिन में इतनी गर्मी में इटावा में मीटिंग, धौरहरा लखीमपुर में मीटिंग, फिर सीतापुर में मीटिंग, और फिर कम से कम 2-2.5 घंटे का अयोध्या में रोड शो। एक दिन में 4 मीटिंग करते मैंने जो है केवल नरेंद्र मोदी को देखा है। और जो हमारे चिर युवा जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये तो दिन भर में 2 मीटिंग भी नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको घटना याद दिलाता हूं 2017 में यूपी असेंबली का चुनाव हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी थे निर्वाचित सांसद वाराणसी के। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उस समय उनका गठबंधन उस समय भी था, वाराणसी में रोड शो किया। पीएम भी पहुंचे उस दिन। पीएम वहां 3 दिन पड़े रहे वाराणसी में, और अखिलेश यादव ने उनका मजाक उड़ाया कि आप वहां क्या कर रहे हो, हम तो जो है एक दिन में करके आ गए, हमने पूरा वाराणसी हमने जीत लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने लगातार वाराणसी में 3 दिन रोड शो किया, लगातार पूरा शहर वो घूमे, और जब परिणाम सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी की 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जौनपुर की सारी सीटों पर जीत दर्ज की, बगल की चंदौली में सारी सीटें जीती, भदोई में जीती, सोनभद्र में जीती, मिर्जापुर में जीती। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने
80 में 62 सीटें जीती और 2 उसका एलआई अपना दल ने जीती। 2022 में भी जो है समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया था तमाम छोटे जातीय रहे दलों से, और बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और वो जो धर्म सिंह सैनी सहारनपुर वाले छोड़ के चले गए थे। तो ये माहौल बनाया गया था कि अति पिछड़े वर्ग के नेता वर्ग बीजेपी के खिलाफ हो गया है। तमाम ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। ये तीनों चुनाव बीजेपी ने अपने कठोर परिश्रम के बल पर जीते, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 51% हो गया, जो आज तक कभी नेहरू के जमाने में कांग्रेस का भी नहीं हुआ। तो परिश्रम से जनता, परिश्रम का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जो है कुआं खोदते हैं या गड्ढा खोदते हैं। परिश्रम का मतलब आप लगातार जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, जनता की शिकायत को सुनते हैं और जनता को ये बताते हैं, ये भरोसा दिलाते हैं कि हम इस समस्या से, हमें मालूम है, हम अवगत हैं, हम काम कर रहे हैं लगातार और हम आपको समाधान देंगे। और जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं गारंटी, तो गारंटी वो दे रहे हैं। मैं आज जब पता करता हूं, मैं 2008 में जब राहुल गांधी, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, राहुल गांधी गए थे 2007 में झांसी और वहां पे उन्होंने, उस समय बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी मुख्यमंत्री थी और उन्होंने बीएसपी गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोला था। भयंकर अकाल के हालत थे। आज जब मैं देखता हूं कि जहां सबसे भयंकर पानी का संकट था, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और झांसी का इलाका, झांसी का ग्रामीण क्षेत्र, जहां से जबरदस्त पलायन हुआ था, लोग बड़ी संख्या में भाग गए थे गुजरात और दिल्ली और गुड़गांव की ओर। आज वहां गांव गांव में पानी की लाइनें पहुंच गई हैं। अभी महोबा में कुछ गांव में लाइन पहुंच गई है, पानी में कभी कभी दिक्कत आती, लेकिन पानी पहुंच गया है। तो लोगों को ये चमत्कार लगता है कि साहब ये कैसे हो गया। वहां पे लोग मीलों दूर पानी लेने जाया करते थे। तो जनता के बीच में रहना, जनता से संवाद स्थापित करना, जनता की समस्याओं की जानकारी रखना और जनता को बताना कि हम समाधान है, समाधान निश्चित है। तो इसका अगर ये सारी बातें अगर आपको देखनी है तो ये बात आपको नरेंद्र मोदी की कैंपेन में दिखाई पड़ रही है। और एक बात और दिखाई पड़ रही है कि पिछले 2 चरणों में 19 मई और 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को जो अपेक्षा के अनुरूप जो मतदाताओं का टर्नआउट नहीं हुआ, उसको देखते हुए भी जो बीजेपी के खिलाफ एक फर्जी नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी का मतदाता उदासीन है, वो वोट डालने नहीं आया है। तो इस जो एक झूठी कहानी का जवाब देने का तरीका कोई ट्वीट करना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, भाषण देना नहीं है, सीधा जनता के बीच में जाना है। ये काम आज नरेंद्र मोदी ने और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से संवाद स्थापित करेंगे, जनता में उत्साह पैदा करेंगे कि आइए वोट दीजिए। ये भी इस बात का सबूत है कि ये आज प्राइम मिनिस्टर ने किया और आप देखिएगा तीसरे चरण में इसके आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और खाली ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि साहब जो है कि बीजेपी का मतदाता, और ये राजनाथ सिंह ने अपने इंटरव्यू में जो आज छपा है इंडियन एक्सप्रेस में साफ साफ कही है कि विपक्षी दलों का जो मतदाता वर्ग है वो विपक्ष की जो इतना नकारा विपक्ष है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो विपक्ष का इकोसिस्टम बिल्कुल ही निष्क्रिय है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए विपक्ष का वोटर बाहर नहीं निकला है। और इस बात में बहुत ही ठोस आधार है इस बात को मानने के। तो आज जो नरेंद्र मोदी ने किया है, ये केवल ये जो फेक नैरेटिव है बीजेपी के खिलाफ कि साहब बीजेपी का मतदाता उदासीन है और राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया। राम का मंदिर कभी बीजेपी के लिए मुद्दा था ही नहीं। ये मुद्दा हमेशा विपक्ष बनाता है कि बीजेपी मंदिर के सारे राजनीति करती है। लेकिन जो पिछले 8 सालों में भारत भर के नागरिकों के खाते में जो 36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गए, जो 20 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न जो निःशुल्क 1 अप्रैल 2020 से लेकर के और 31 मार्च 2024 के बीच में बटा, ये केवल खोखले नारे नहीं है, ये ठोस काम है जो धरातल पे करके दिखाया सरकार ने। और ये छोड़ दें कि 14 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिला, 4 करोड़ लोगों को आवास मिला, आयुष्मान भारत का सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 48,000 करोड़ रुपए का क्लेम बांटा है जो हेल्थ इंश्योरेंस का।
और प्लस जो जो लोगों को बिजली कनेक्शन मिले हैं और जो पीएम किसान सम्मान योजना है वो सारी चीजें अलग हैं। और सबसे बड़ी बात जो यूपी के में चर्चा नहीं हुई, 2 फेज का चुनाव गुजर गया। उत्तर प्रदेश की आप तो पश्चिम यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना राजनीति ही समाप्त हो गई, क्योंकि इतना तेज पेमेंट हो रहा है। योगी जी के 8 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को पेमेंट हो चुका है। 2014 में एथेनॉल का जो प्रोडक्शन मास 60 करोड़ लीटर था, वो आज 600-700 करोड़ लीटर पहुंच गया है। और आज चीनी मिलें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एथेनॉल दे नहीं पा रही हैं, तो आज जो है चीनी मिलें जो एफसीआई का जो टूटा हुआ चावल उससे एथेनॉल बना रही है। ये स्थिति है, ये ठोस काम है। ये कोई जो है ये कोई इमोटिव मुद्दे नहीं है कि जो आरोप लगाते हैं आपकी बीजेपी हमेशा सामुदायिक ध्रुवीकरण कराती है। क्या विपक्ष के पास इन मुद्दों का ना तो कोई जवाब है, ना इस लेवल का जो मोबिलाइजेशन जो आज मोदी ने किया है, ना उनके पास ये है। तो आज का जो परिश्रम की जो परफॉर्मेंस आज दिखाई है बीजेपी के नेताओं ने, उसके बाद विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। और यदि अभी भी कोई शंका है तो उसका समाधान 7 मई को पोलिंग में टर्नआउट से हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बड़े प्रखर आवाज वाले राष्ट्रवादी हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, अहम मुद्दों पर अपनी वाणी बुलंद करते हैं। उन्होंने लिखा है कि ओशियन नेटवर्क, आदरणीय ओमकार जी एवं भट्ट साहब, आप दोनों क्या अपने वृहद अनुभव के आधार पर बता सकेंगे कि मोदी जी से बेहतर टाइमिंग वाला, चाहे जन संवाद हो या ऑप्टिक्स, भारतीय राजनेता कोई और हुआ है? काग भूषणी ने पूछा है। देखिए ऐसा है, यहाँ पे हम किसी नेता के जो है की प्रशंसा गीत गाने के लिए नहीं बैठे हैं। राजनीति लोकतंत्र हमेशा ज्वाइंट वेंचर होता है बिटवीन पीपुल एंड द स्टेट। तो जनता की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम जो मुद्दे सरकार के हैं या सरकार के खिलाफ जो मुद्दे उठते हैं उसको संदर्भ में समझने का प्रयास करे। अब जैसे ये 2018-19 मुद्दा चला कि साहब राफेल में मोदी ने पैसा खाया, तो ये हमें स्वयं प्रयास करना चाहिए। केवल इसके लिए हमें किसी अखबार और टीवी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया में, वेबसाइट में, पोर्टल्स में इतनी ज्यादा जानकारी के स्रोत हैं, हम पता कर सकते हैं। फर्जी कहानी चल रही है कि साहब मोदी सरकार ने 14 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। अरे भाई, भारत सरकार 2024-25 में जो अब तक के पुराने कर्जे हैं उस पे जो ब्याज अदा करेगी वो लगभग 18 लाख करोड़ है। जब ब्याज 18 लाख करोड़ है तो मूल भी कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए होगा। तो जिस सरकार के पास इतनी जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी है ब्याज देने की, क्या वो सरकार कभी इतना लोन माफ कर सकती है? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या सरकार की बैंकों के संचालन में कोई भूमिका है? बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन फर्जी कहानी चल रही है। अडानी को पोर्ट बेच दिए। अगर अडानी को सारे सी पोर्ट बेच दिए, ये हवाई अड्डे बेच दिए, तो अगर जो केरला में जो विंझम पोर्ट बना है, क्यों उसमें सीपीएम और कांग्रेस के बीच में खींचतान मची हुई है उसका श्रेय लेने की? क्यों आज तक सीपीएम ने अडानी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला? जो इस देश में वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो इस देश में सरकार को लाखों करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, आप उनको अपराधी बना रहे हैं। तो आप मोदी से संवाद के बजाय केवल आप भी जो है सत्ता में बराबर के भागीदार बनिए और कम से कम जो जनहित के विषय हैं उसके बारे में सही जानकारी रखिए। और जहां तक मोदी से सीधे संवाद का सवाल है, तो सोशल मीडिया में इतने प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। उनकी मन की बात है, mygovernment.gov.in है, और जो उनका ऐप है उसमें आप अपने सवाल डाल सकते हैं, अपनी समस्या डाल सकते हैं, अपनी फोटो डाल सकते हैं। अपने इलाके में समस्या है तो आप उसको डाल सकते हैं। भारत सरकार का एक ऐप यहां तक आ गया है कि अगर आपके इलाके में कोई सड़क खराब है, गड्ढे हैं, आप वो भी डाल दीजिए एनएचएआई के ऐप में, तो वो भी उसका भी रिस्पॉन्स आएगा। रेल मंत्रालय से आपको कोई शिकायत है तो रेल मंत्रालय को आप कोई ट्वीट करके आप उसको जो है टैग कर सकते हैं।
बहुत सारे तरीके हैं संवाद के, और अब सोशल मीडिया के युग में और डिजिटल युग में आपको साक्षात आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएं, इसकी आवश्यकता अब नहीं रही है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, मैं एक मोदी जी का आज का ही एक वीडियो प्ले करता हूँ, दर्शकों को भी सुनकर के आनंद आएगा, और इसके बाद फिर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बहनों, मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोड मैप दिया है। मैंने 25 साल का जिला फिरोजाबाद विजन देश के सामने रखा है, लेकिन ये भी जरूरी है जिला फिरोजाबाद हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। माफी चाहता हूँ, ये दूसरा वीडियो आ गया है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वही वीडियो दिखाऊं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। चलिए, मैं उसको तलाश करता हूँ। उससे पहले वीरेंद्र जी के पास चलते हैं और इस कार्यक्रम को अगले पायदान पर ले जाते हैं। वीरेंद्र जी, अभी तक अखिलेश यादव या उनका परिवार अयोध्या नहीं गया है। राहुल गांधी के परिवार से भी कोई नहीं गया है, बल्कि कांग्रेस के तो कुछ प्रवक्ता, जैसे अभी राधिका खेड़ा का मैं बयान सुन रहा था, वो बता रही थी कि मैं 24 अप्रैल को रामलला के दर्शन करने गई और उसके बाद से मेरा जीना मुहाल कर दिया गया है। गौरव वल्लभ हों या दूसरे इनके प्रवक्ता हों, नेता हों, वो भी यही शिकायतें करते हुए, यहाँ तक कि रोहन गुप्ता जो इनकी आईटी सेल को संभालते थे पहले, उन्होंने कहा कि साहब, जहां हमारा परिवार रहता है अहमदाबाद में, जब हिंदुओं के त्योहार मनते थे तो हम अपने घरों में दुबक कर के बैठने के लिए अभिशप्त कर दिए गए थे। अब कम से कम हम खुल कर के अपने त्योहार तो मना पाएंगे। तो ये जो हिंदूवादी विरोधी सोच है, हिंदुत्व के खिलाफ जिस तरह का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह की नीतियां लेकर के चल रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आपको निमंत्रण भेजा जाएगा, आप उसको ठुकराएंगे ही नहीं, एक चिट्ठी भी लिख देंगे कि आप क्यों ठुकरा रहे हैं। तमाम तरह की आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मशीनें हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। जो इस समय हम जनभावनाएं देख रहे हैं अयोध्या में और पूरे देश में, वो इनको दिखाई नहीं देती है क्या? देखिए, मैं आपको संदर्भों के साथ बताता हूँ। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुला था। दिसंबर 1986 में एक बीजेपी के नेता थे और वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे, 5 जन और ऑर्गेनाइजर के संपादक भी रहे। आप भी जानते हैं, के.आर. मलकानी, केवल राम रतनलाल मलकानी, उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। 1986 में जो उन्होंने मुझसे कहा था, वही बात नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू किया है 2014 से। मलकानी जी कहते थे, ये अयोध्या का आंदोलन कोई एक मंदिर के लिए आंदोलन नहीं है। मंदिर तो बहुत है देश में। ये मंदिर देश को औपनिवेशिक मानसिकता, औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त कराने का आंदोलन है। इंडिया को डीकोलोनाइज करने का आंदोलन है। यही बात नरेंद्र मोदी मई 2014 में लोकसभा में अपने पहले भाषण से कह रहे हैं। यही बात उन्होंने 2023 के अपने लाल किले के भाषण में 15 अगस्त 2023 को कही थी। पंच प्रण उन्होंने साफ साफ कहा था, और उन्होंने लोगों को अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाई थी। यदि आप अपने, और इसका सीधा मतलब ये है कि कर्तव्य आपको इस योग बनाते हैं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। और अब बात आती है कांग्रेस की। तो कांग्रेस का इतिहास 1920 के खिलाफत मूवमेंट से लेकर आज तक आप देख लीजिए। 1948 में जब सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी, वो हुई थी,
उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। सरदार पटेल का तो देहांत आजादी के 1 साल बाद ही हो गया था, लेकिन सरदार पटेल ने जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात उठाई थी, तब नेहरू ने इसका विरोध किया था। जब 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 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए तो तब भी इसका नेहरू ने विरोध किया था। और आज कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आपने कर दी, और ये शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया था और भारतीय प्राचीन परंपराओं के विरुद्ध है। तो उनको ये याद रखना चाहिए, सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्य प्राण प्रतिष्ठा के 12 साल बाद पूरा हुआ था, 62 या 63 में। तो और इसी तरीके से अयोध्या का मंदिर का निर्माण भी 2025 में पूरा हो जाएगा। तो कांग्रेस का एक औपनिवेशिक कैरेक्टर है। कांग्रेस के लोग, और अभी मैं यहाँ मैं एक आपको किताब याद दिला दूं। एक किताब आई है चंचूड़ घोष की, द बर्थ ऑफ ए रिपब्लिक। उसमें उसने बहुत ही एक वैध सवाल उठाया है कि 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस का दावा है कि भारत आजाद हुआ था, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत को आजादी मिली थी, उसमें कहा गया है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटेन टू द इंडियन डोमिनियन, यानी सत्ता का हस्तांतरण। तो जब सत्ता आजादी तो तब मिलती है जब आपने संघर्ष के बल पर, आंदोलन के बल पर आजादी आपने छीनी हो। ये सत्ता का ट्रांसफर कैसे आजादी हो गई? और नेहरू की शपथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार 15 अगस्त 1947 को नहीं हुई थी। पहली बार उनकी शपथ 4 या 6 सितंबर 1946 को हुई थी, और तब उन्होंने हर मैजेस्टी क्वीन के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी 1946 में। और चंचूड़ घोष ने यह भी कहा है कि 1942 में कांग्रेस ने जो क्रिप्स मिशन आया था, उसमें भारत के विभाजन के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी थी। तो कांग्रेस का जो औपनिवेशिक कैरेक्टर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि यह अंग्रेजों की मानस पुत्र है, कांग्रेस अंग्रेजों जैसी है। तो कांग्रेस का जो अपना कॉलोनियल कैरेक्टर है, ये अंग्रेजों की उत्तराधिकारी है। और एक बात यहाँ बता दूं आपको, 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम आ रहे हैं, और 4 जून ही कांग्रेस के फाउंडर एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की बर्थडे भी है, जो उस समय इटावा का डीएम था, जिसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। और एलन ऑक्टेवियो ह्यूम का जन्म 1829 में स्कॉटलैंड में हुआ था। he was a Scottish man and a British civil servant। तो कांग्रेस का तो इतिहास ये है। और कांग्रेस के कॉलोनियल रूट्स के बारे में अगर और आपको जानना हो तो 1985 में कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए थे। तब राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और के.एम. पनिक्कर कांग्रेस के महामंत्री थे। और कांग्रेस के सेंचुरी के शताब्दी पूरे होने पर एक किताब छपवाई थी, वो किताब आज भी ऑनलाइन उपलब्ध है। और उसी साल आपको याद होगा, राजीव गांधी के समय शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से चंडीगढ़, लखनऊ से देहरादून वगैरह। तो कांग्रेस का जो कॉलोनियल कैरेक्टर है ये बहुत साफ सामने है। और बीच बीच में जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं सब ताला तो हमने खुलवाया था। तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मंदिर जो बना है, इसमें मोदी जी का क्या योगदान है? ये तो जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बन रहा है। तो उनको ये बताना चाहिए, कपिल सिब्बल ने 2019 के शुरू में ये क्यों कहा था कि साहब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को टाल दे, ताकि वरना इसको बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में, एफिडेविट में कहा था राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक है। और सोनिया गांधी की जो सहयोगी हैं, जो उनका मूल चरित्र है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने, वेटिकन चर्च ने कहा वो राम सेतु नहीं है, वो एडम ब्रिज है, यानी आदम ब्रिज है। एडम एंड ईव, जो कि अब्राहमिक रिलीजन में माना जाता है कि इन्होंने सृष्टि की स्थापना की। यहूदी, ईसाई, इस्लाम ये तीनों मानते हैं। यहूदी ईसाई उसको एडम कहते हैं और इस्लाम में उसको आदम और हव्वा कहते हैं, एडम एंड ईव और आदम और हव्वा। तो ये तो एडम ईव का भी ब्रिज बता रही थी। तो कांग्रेस ने जो कुछ भी किया जनवरी 22 को, वो अपने औपनिवेशिक चरित्र के अनुरूप ही किया है, कुछ भी नया काम नहीं किया है। और ये कांग्रेस आगे भी ऐसी करती रहेगी। अब आप देखिए, अभी राहुल गांधी को महाराष्ट्र में एक मीटिंग में
छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति भेंट की गई। उन्होंने उसको इतने हिकारत के भाव से देखा और उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। और वही आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे एक दौरे पे, तो एक छोटी सी बच्ची जगन्नाथ भगवान की एक जो है पेंटिंग लिए थी, वो उठाए हुए थी। उन्होंने बाकायदा एसपीजी वालों को भेजा और उस लड़की से वो जो है उन्होंने वो चित्र लिया। और अभी कल या परसों मीटिंग में एक लड़की ने फोटो बनाई थी, वो अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बेटा इसमें अपना नाम और एड्रेस लिख देना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। एक ये होता है नेता का जोड़ने का तरीका, और एक नेता राहुल गांधी का है। अरे राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना नामांकन एक हाथ से लिटरली फेंका है रिटर्निंग अफसर की ओर, आप देखें कि हर नेता जब नामांकन दाखिल करता है तो दोनों हाथों से आदर के साथ देता है रिटर्निंग अफसर को। जब राहुल गांधी को देख लीजिए, खड़े हुए एक हाथ जेब में है और एक हाथ से नामांकन दे रहे हैं। तो कांग्रेस का जो औपनिवेशिक चरित्र है वो अब जनता के सामने आ रहा है। और जब तक राजीव गांधी थे, इसके अलावा भी आपने नोट किया होगा, केएल शर्मा ने अमेठी से नॉमिनेशन दाखिल किया, उनके हाँ, साथ कोई नहीं था। और राहुल गांधी के साथ उनकी मम्मी भी, उनकी बहन भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो मतलब आप वाकई उसको अपना नौकर साबित कर रहे हो, मुंशी साबित कर रहे हो नहीं और बाद उसको में चुनाव भी लड़वा रहे हो। नहीं, प्रियंका तो गई थी बाद में, लेकिन ये बात अब एकदम सामने आ गई है कि भाई बहन में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी कभी नहीं चाहते थे कि प्रियंका चुनाव लड़े, और राहुल गांधी खुद भी नहीं लड़ना चाहते थे। और अगर अगर उनको लड़ना ही था तो अंतिम समय तक इसको रहस्य बना के क्यों रखा गया। और जिस जो है सपाट तरीके से नामांकन दाखिल किया है, एक बड़ा नेता जब नामांकन दाखिल करता है तो एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज करता है, हजारों लोग जुटते हैं, एक माहौल बनाया जाता है। राहुल गांधी अकेले गए, साथ में प्रियंका थी, सोनिया थी, खड़गे थे, और उन्होंने मीडिया तक से बात नहीं किया। लोकल कनेक्ट के लिए, स्थानीय जनता से जुड़ने के लिए जो उम्मीदवार होता है वो जनता के बीच में जाता है और कुछ बयान देता है कैमरे के सामने लोगों से जुड़ने के लिए। उन्होंने रात में ट्वीट किया। तो इससे साफ लग रहा है कि राहुल गांधी जो है मजबूरी में परिवार की विरासत को बचाए रखने के लिए, एक मजबूरी है जिसके अंतर्गत वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं थे चुनाव में। तो कांग्रेस की जो औपनिवेशिक विरासत है वो बिल्कुल सामने आ गई है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रगति मैदान में वो पुराने हॉल को गिरवा करके भारत मंडपम जो बनवाया है, 60,000 लोगों की कैपेसिटी का हॉल, और वहां पर जो नटराज भगवान की जो 26 टन की मूर्ति लगी है और जिस तरीके से नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, उसमें सेंगोल की स्थापना हुई है, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है। तो जिस तरीके से प्राचीन सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही है, जिस तरीके से हम अपने प्राचीन एंशियंट सिविलाइजेशन हेरिटेज को हम रिक्लेम कर रहे हैं, तो जाहिर है वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो आज भी अपने को पोस्ट कॉलोनियल पार्टी मानती हैं, अपने को भारतीय नहीं मानती हैं, उनको भारतीय कहने में शर्म आती है, तो उनको दिक्कत होगी। और ये जो आपने नाम लिया, राधिका खेड़ा हो चाहे रोहन गुप्ता हो, इन सबको जो है तिलक लगाने में समस्या आएगी। और यदि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को मानते हैं, अपनी विरासत का हम उत्सव मनाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, तो हम किसी अन्य फेथ के या अन्य समुदाय के विरुद्ध नहीं हो जाते। इसमें किसी अन्य समुदाय का, अन्य मजहब का विरोध करने का की बात यदि कोई करता है तो ये बहुत ही बेहुदा कुतर्क है। सुनिए, वो वीडियो मिल गया है, उसको एक बार मैं दर्शकों को भी सुनवा देता हूं, इस पर फिर आपकी टिप्पणी लेता हूं। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था। लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद,
कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, इनको तो इतनी नफरत है। अभी मैं द्वारिका जी गया था गुजरात में, और आपको मालूम है, पुरातत्वविद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका है वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। तो पुरातत्वविदों ने खोज के निकाला है। तो मेरा मन करता था कि जो द्वारिका प्रभु कृष्ण ने बनाई है, मुझे वहां जाकर के माथा टेकना चाहिए। और इसलिए मैं समुद्र में नीचे गया, पूजा की, और भगवान कृष्ण को पसंद मोरपिंच वहां भेंट चढ़ा करके आया। अब एक कांग्रेस के शहजादे को बड़ी परेशानी है कि कृष्ण क्यों पूजा करने के लिए नीचे गए क्यों। अब मैं ये यहां के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे, और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे। उनको पूजा भी नौटंकी लग रही है। मोदी को गाली देते देते ये लोग भगवान कृष्ण की पूजा तक का अपमान करने लगे हैं, और ये यदुवंशी उनकी आरती उतार रहे हैं। आपको शहजादे की आरती उतारनी है तो उतारो, मोदी तो श्री कृष्ण की आरती उतारेगा, उतारेगा, उतारेगा। प्रधानमंत्री के निशाने पर कौन कौन है, उनके इस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है। और उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया एक तरीके से। वीरेन जी। जी जी, अनम्यूट करिएगा, म्यूट है, म्यूट है। जब इनको अपनी प्राचीन भारतीय विरासत से जोड़ने में अगर इनको अगर असहज महसूस करते हैं, तो इनको ये याद रखना चाहिए, राम मनोहर लोहिया अयोध्या में रामायण मेला आयोजित करते थे। राम और राम को वो अपना आराध्य मानते थे। लोहिया ने कभी नहीं ये वोट बैंक की राजनीति की कि हम अगर जो है कृष्ण के आराध्य बन जाएंगे तो मुस्लिम वोट हमारा नाराज हो जाएगा। ये बल्कि ऐसा करके अखिलेश यादव बिना वजह मुसलमानों को कलंकित कर रहे हैं। तब कहा मुसलमानों ने कि भाई कि जो है, कौन से मुसलमान नेता ने कभी आपसे मांग की है कि आप अयोध्या के मंदिर मत जाइए या बांके बिहारी के मंदिर में आप वृंदावन मत जाइए। तो ये बेवजह मुसलमानों को लांछित कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये जो इनका इतना परवर्टेड सेकुलरिज्म है, ये समस्या देश की राजनीति में है। और उनके इसी पाखंडी सेकुलरिज्म का ही के खिलाफ ही नरेंद्र मोदी ने आवाज उठाई है। और ये सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है, ये धरातल पे उन्होंने उतार के दिखाया है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस मनमोहन सिंह के जमाने में हुई थी, और जितने लोग गरीबी में उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, जाति मजहब से ऊपर उठ करके सबको समान रूप से लाभ दिया गया है। और जिनको बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, यानी ब्राह्मण और राजपूत, इनकी संख्या इसमें लगभग नगण्य है। सिवाय इनको केवल निःशुल्क गेहूं और चावल के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। जो बाकी सारी योजनाएं, आवास है, बिजली है, ये सबका ये इसका मैक्सिमम लाभ
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और मुस्लिम को मिला है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने ये साफ बता दिया है कि नेहरू के जमाने की जो एंग्लिकन और ब्रिटिश जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वो अब बदल रही है। अब भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम से नहीं चलता, भारत अब जीएमटी से नहीं चलता, भारत अब चलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से चलता है, आईएसटी से चलता है। इससे दिल्ली में बैठे और ये जो कम्युनिस्ट हैं, मैं तो उनको मानता हूं कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सटेंशन है। और लोग अगर थोड़ा अध्ययन करें, आज की तारीख में मार्क्सवाद, जो एंटोनियो ग्रैम्सी, जो आपका इटली का जो बहुत बड़ा मार्क्सिस्ट विचारक था, उसका जो कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक मार्क्सवाद, कल्चरल मार्क्सिज्म, और उसका एक ही उद्देश्य है पारंपरिक समाज को नष्ट करो। और भारत में उनका सबसे बड़ा निशाना है यहाँ पे परिवार नाम की संस्था को नष्ट करो। और ये काम अब अमेरिका और यूरोप से फाइनेंस किया जा रहा है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा केंद्र है। और एक जो है राजीव मल्होत्रा की ये बहुत मशहूर किताब है द स्नेक इन द गंगा, ये लोगों को पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो नरेंद्र मोदी को ना आज अमेरिका पसंद करता है, ना चीन पसंद करता है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये बेमतलब नहीं कहा है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की दुआएं की जा रही है पाकिस्तान में। नरेंद्र मोदी ने केवल अपनी कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को दुनिया की राजनीति में इररिलेवेंट बना दिया है, अप्रासंगिक हो गया है। आज वो भीख मांग रहा है कि भैया हमसे बात करो, हमसे व्यापार शुरू करो, हमसे ट्रेड शुरू करो। भाई ट्रेड तो बराबरी वालों में होता है, तुम हमें क्या दे सकते हो? आपको हमसे आटा चाहिए, वो आपको हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आतंकवाद बंद करना पड़ेगा पहले। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो कैंपेन है ये और लोगों को 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण है अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, वो पीआईबी की वेबसाइट में वो भाषण उपलब्ध है। वो और निःशुल्क कोई भी उसको पढ़ सकता है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, सभी भाषाओं में है। तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि औपनिवेशिक दास्ता से, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का जो अभियान प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जिन साहब ने पहला प्रश्न किया था उनको भी इस का भी मैं उत्तर दे रहा हूं इस बात में कि जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जितना नकारात्मक प्रचार होता है, जो नेगेटिव और फॉल्स नैरेटिव बनते हैं, उनसे लड़ने के लिए सारे तथ्यों का संकलन, सारे तथ्यों को जानना ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसके लिए आप सरकारी साधनों पर निर्भर रहें ये आवश्यक नहीं है। ऐसे इंडिपेंडेंट सैकड़ों साधन हैं, संस्थाएं हैं, पोर्टल हैं। अगर ये अपोजिशन कहता है कि देश में बेरोजगारी है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, तो दुनिया क्या कह रही है इसके बारे में? भारत में आज की तारीख में अमेरिका, यूरोप का $1 ट्रिलियन पैसा इन्वेस्टेड है। तो जब आप ग्लोबल सिस्टम के आप इतने महत्वपूर्ण आप सदस्य हैं, तो आप अपने अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस के आंकड़ों में 0.1% भी फजिंग, हेरफेर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो झूठ फैलाया जाता है, और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ तो पिछले 10 सालों में मतलब झूठ की इंतहा भी छोटा शब्द है, इतना झूठ फैलाया। कोई बोल रहा रेलवे बिक गई, अरे फिर लोगों को ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि रेलवे एकमात्र ऐसी संस्था है जो कभी प्राइवेटाइज नहीं हो सकती। रेलवे में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती है। और हर बड़े स्टेशन पे जीआरपी का थाना होता है, वो उसमें जो पुलिसकर्मी और जो एसपी होते हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट करती है, लेकिन उनका पूरा खर्चा रेल मंत्रालय उठाता है। तो ये जो लोग कहते हैं रेल बिक गया, तो लोगों को थोड़ा तथ्यों को जान लेना चाहिए। ये संभव ही नहीं है। रेल के विभाग की सैकड़ों जो सेवाएं हैं, खान पान की है, टिकटिंग की है, इन सबको प्राइवेट वेंडर को पहले भी दिया जाता था, आज भी दिया जा रहा है। ये काम पिछले 50 साल से हो रहा है। तो उसमें कोई ये अपने झूठों की वजह से ही लोगों का भरोसा खो चुके हैं और झूठे साबित हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने इतना कीमती समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।